चलिए प्यारे बच्चों, अब हम जो क्लास 12th का 10th का जो मॉडल पेपर हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लॉन्च किया था, इनमें से कई प्रश्न आपके जो हैं एजिट डिटो हमारे न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो पहला प्रश्न है इस प्रकार से हैं, ये प्रश्नों का एक नमूना है, इनका हम वो कंसेप्ट ढूंढने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम में सहायता दे। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कार्बन कार्बन एकल बंध यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कोल्डेड। तो यहाँ पर क्या कहलाते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस प्रश्न के हिसाब से पहले चलिए इसको सोल्व करते हैं। जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तो इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं वो लिख सकते हैं कि इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश मीडियम वाले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यह कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर यदि प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, यह प्रश्न डिटो नहीं देके अगला कह दे कि कार्बन कार्बन में जब द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है तो क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ये कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यहाँ समझ गए होंगे पहला फैक्ट। अब चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 6 होता है। सबसे पहले आप सोचोगे सर यदि हम भूल जाएं तो क्या होगा? इसको न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको बिल्कुल भूलने नहीं देगा, समझने के साथ यहाँ पर आपको पूरा कंसेप्ट समझाएगा। बस यही है, आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जो लाल बटन है उसको क्लिक करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जिससे आपको जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मिलते रहें। चलिए समझते हैं। मान लीजिए सी का मतलब होता है प्यारे बच्चों बिल्ली। क्या होता है? बिल्ली होता है। अब हम बिल्ली ही लेनी है, बिल्ली की हम बात करते हैं। तो चलिए बिल्ली के बारे में बात करते हैं, म्याऊं की तरफ बढ़ते हैं। तो बिल्ली में यहाँ पे इनके 4 पैर होते हैं, और यहाँ पे हम कहते हैं बिल्ली के 2 कान होते हैं। 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 6। इसे भूलिए मत। सबसे पहले हम कह सकते हैं, अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या प्रश्न बनाएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से बनेगा, कार्बन की कोई 2 विशेषता लिखिए। सबसे पहला तो प्रश्न ये होगा प्यारे बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह नॉर्मल प्रश्न के आंसर हैं। और फिर हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, कार्बन जो होता है वो हमेशा सह संयोजक बंध बनाता है। ऑलवेज कार्बन जो मेक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन क्या बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। दूसरा है महत्वपूर्ण कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि श्रृंखलन किसे कहते हैं? जब कार्बन परमाणु अपने ही परमाणु के साथ में या अन्य परमाणु के साथ में जुड़कर बहुत बड़ी श्रृंखला का निर्माण करता है तो इसे श्रृंखलन कहा जाता है। और यह गुण क्यों पाया जाता है? इसीलिए पाया जाता है क्योंकि कार्बन का आकार बहुत छोटा होता है तथा इसकी विद्युतनीयता बहुत ज़्यादा यानी अधिक होती है, इसीलिए श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। प्रश्न ये भी आ सकता है, कार्बन के अलावा ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें सहसंयोजक का गुण यानी श्रृंखलन का गुण अधिक होगा? यदि ऑप्शन में कार्बन ना हो तो कार्बन में तो 1 नंबर पे प्रायोरिटी पे है, तो उसमें होगा प्यारे बच्चों सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। चलिए यह कंसेप्ट के माध्यम से हमें 2-3 प्रश्नों को हल करने का मौका मिला। इसी प्रकार चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों? यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी भी परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन ए सेल ऑफ एटम डिपेंड ऑन द फॉर्मूला इज। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, यहाँ पर एक न्यू जो लाइन आई है वो है किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे एक शब्द आया है प्यारे बच्चों कोश, यह आपको समझना है। चलिए इसको समझते हैं। यह परमाणु का क्या है? नाभिक है। इस नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। ध्यान रखें परमाणु के नाभिक केंद्र में होता है, तो केंद्र का कोई भाग होता है वो नाभिक ही कहलाता है। जैसे हमारा सुंडी है वो बीचों बीच होगी, वो हमारा, इसलिए उसे नाभिक कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, इसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। अब हम कहेंगे नाभिक के चारों ओर का वह काल्पनिक पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी चक्र लगाता है उसे कोश कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोश कहते हैं। इसमें यह एक काल्पनिक पथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपना चक्र लगाता है, और इस कोश को ऑर्बिट या सेल भी कहते हैं। तो अब हमारे पास में प्रश्न है कि किसी परमाणु के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मैं कह सकता हूं 2n² होगी। n सेल या कोश को दर्शाएगा। प्रश्न इस प्रकार से आपके दे सकता है कि दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 2n² यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होता है? 8 नहीं 4। बिल्कुल आपकी गणित बहुत अच्छी है। तो यहाँ हो गया 8, तो यहाँ पे 8 हैं, तो दूसरे कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। चलिए आप अपनी नोटबुक उठाइए और मुझे बताइए परमाणु के चौथे कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। तो यह आप समझ गए। अब देखिए बारी आती है, प्रश्न ये आ सकता है पहले कोश को किस नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में एक प्यारा सा नाभिक है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है वो धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं कि यह भी परीक्षा देने की तैयारी में है। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिए ये जो पहला कोश है इसको के, क्योंकि आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज हैं वो केपी सर के माध्यम से अच्छे अच्छे व्यू जो है पढ़ने के व्यूज मिल रहे हैं। तो के से स्टार्ट है LMN। तो प्रथम कक्षा के, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N। तो यह डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर आता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो यहाँ ध्यान रखें तंत्रिका की जो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है वो तंत्रिका कोशिका है। ये प्रश्न इस बार आपके 100% छप सकता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है तो आप कहोगे तंत्रिका कोशिका, और अंग्रेजी में इसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। चलिए इनके खाली स्थान को क्या कहते हैं? इसके खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहा जाता है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही वर्ड है। फिर चलिए प्यारे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है? नेक्स्ट है ए व बी के बीच में नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ ए एंड बी इन दिस इक्वेशन। यानी यहाँ पे आपको नाम लिखना है, इस ए और बी का नाम क्या है। पहले तो ये बताइए है क्या, ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, हिंदी में हम इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप ध्यान से सुने, लिखने की बजाय जो मैं लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और अपने नोटबुक में उतारी। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण देखिए, संश्लेषण अभिक्रिया हमने पढ़ी थी जब कोई यानी दो या दो से अधिक क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ संश्लेषण का मतलब निर्माण है। तो हम कहेंगे जब हरे पादप व नीले हरे शैवाल प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं तो वो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास में एक अभी हमने लगाया है परीक्षा में पार लगने के लिए न्यू कंसेप्ट क्लासेज की तरफ से पौधा, और यह इसकी पत्ती बहुत जल्दी लग गई क्योंकि आपके व्यूज और रेस्पॉन्स बहुत शानदार आ रही हैं। ये पत्तियां अक्सर कैसी होती है प्यारे बच्चों? हरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। तो पहला प्रश्न ये है पत्तियां हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब क्या होता है यहाँ पे सूर्य भगवान चमकते हैं, बिल्कुल कहते हैं जो मेहनत करते हैं उनका साथ देते हैं। तो ये सूर्य भगवान की रोशनी यहाँ पे पड़ती है जिसे हम कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश। और यहाँ से ये जो जड़ देवता हैं वो अपने जल को ऊपर की तरफ ले जाते हैं अर्थात H2O। तो यहाँ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, जड़ का काम होता है जल व खनिज लवण का अवशोषण करना और उन्हें पादप के विभिन्न भागों तक पहुँचाना। तो यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से ये जल यहाँ जाता है, देखिए एक क्लोरोफिल हो गया, एक जल हो गया और एक सूर्य का प्रकाश। और यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों? वायुमंडल में होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी होती है? CO2। इस चार चीज़ों के द्वारा
पादप क्या करते हैं, श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अर्थात इसको कहते हैं ग्लूकोज। क्या कहते हैं, ग्लूकोज श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और साथ में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। चलिए यह आपके मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या सीखा, प्रकाश संश्लेषण में 4 चीजें चाहिए। एक तो वायुमंडल से पौधे क्या ग्रहण करते हैं प्यारे बच्चों, पौधे ग्रहण करते हैं CO2 को, और मृदा से किसको ग्रहण करते हैं, H2O को। सूर्य का प्रकाश जो है वो लेते हैं, क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों में पाया जाता है, और किसका निर्माण करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज का, और सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। तो यहाँ समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होता है प्यारे बच्चों, ए जो है वो सूर्य का प्रकाश है, बी है वो क्लोरोफिल वर्णक है, अर्थात हम कह सकते हैं ए सनलाइट, बी इज क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल पर जो है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित है, हम कह सकते हैं इसे पर्णहरित भी हिंदी में कहा जाता है। ए और बी के नाम आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ग्लूकोज बनता है उसके साथ में सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन गैस। फिर आपके पास में प्रश्न आ सकता है प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन से हैं, तो ध्यान रखें कच्चे पदार्थ CO2 हैं, H2O हैं, और क्लोरोफिल हैं, और सूर्य का प्रकाश है। ये चारों चीजें कच्चे पदार्थ होते हैं। हम कहीं सर क्या है समझते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाता है आपने एक गोल गोल रोटी तवे पे सेक ली, बताओ इस रोटी में कच्चे पदार्थ क्या है, आप कहोगे इसमें मैंने नमक मिलाया था, आटा मिलाया था, और यहाँ पे जल मिलाया था, 3 चीज़ें मिलाई थी। आप कहोगे इसमें मैंने नमक 5 kg और आटा है वो 2 चम्मच मिलाया था, तो बताओ रोटी बनेगी? नहीं प्यारे बच्चों, आवश्यकता के अनुसार आटा ज़्यादा और नमक आपको कम मिलाना है थोड़ी सी मात्रा में, और जल जो आवश्यकता अनुसार है। ये तीनों ही मिलकर कच्चे पदार्थ का काम करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ए और बी आपने पकड़ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है पादप का रसोई घर है। पादप का जो रसोई घर होता है प्यारे बच्चों वो होती है पत्तियां। क्या होती है? पत्तियां पादप का रसोई घर होती है, क्योंकि यहीं भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों के निचले अधिचरम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र कहा जाता है। अधिचरम में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। इसका हम पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आगे चलेंगे, पहले इन प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपको कितनी प्रश्नों का आंसर देता चला गया। उपयुक्त चित्र के प्रतीक के अवयव के लिए प्रयुक्त होता है। यह आपको डायग्राम रहेगा। दिस सिंबल यूज्ड कंपोनेंट्स इन एबो डायग्राम। बताइए किसका चित्र है प्यारे बच्चों? अब देखिए यहाँ पर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पेपर सेटर होंगे यह डायग्राम नहीं देकर आपको इस प्रकार का देंगे। कैसा देंगे? यह इस प्रकार का, यहां प्लस ये माइनस। तो देखिए ये तो है सेल प्यारे बच्चों, ये क्या है? सेल। जब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो मेरे पास में बनती है बैटरी। क्या बनती है प्यारे बच्चों? बैटरी बनती है। और यह किसका स्रोत है? ये दोनों ही, यह है विभवांतर का, विभवांतर का, यानी ये V को उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखना V का स्रोत है हम कहेंगे सेल व बैटरी। देखिए एक ही पर्सन ने हमें कितने जो है आंसर दे के चले गए, तो इस प्रकार से हैं। चलिए हम कुछ ऐसे और चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। आप बताइए प्यारे बच्चों ये किसका प्रतीक होगा? ये होगा प्रतिरोध का। बिल्कुल यहां पर ये प्रतिरोध का होगा। ये किसका प्रतीक होगा? ये होगा बंद कुंजी का। चलिए ये किसका प्रतीक होगा? ये खुली कुंजी का प्रतीक होगा। आपको इस प्रकार से दे दिया जाता है। ये किसका होगा? ये बल्ब का होगा। ये किसका होता है प्यारे बच्चों? ये एमीटर का होता है। एमीटर क्या करता है? वीडियो में लिखा हुआ है और अच्छे से समझाया हुआ है। विद्युत धारा को मापता है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए इसको पढ़ने के बाद आगे चलते हैं। ये किसका प्रतीक होता है? ये प्रतीक होता है प्लस और माइनस विभवांतर का। अर्थात यह क्या करता है? ये विभवांतर हैं जो यानी ये वोल्ट मीटर का है प्यारे बच्चों। किसका है?
वोल्टमीटर का जो विभवांतर को मापता है, इसे समांतर क्रम में लगाते हैं। चलिए यह इतने एक इफेक्ट के कारण हमारे कितने जो हैं पूरे के पूरे जो डायग्राम हैं वो हमने समझ लिए, और अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे की ओर चलने से पहले यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने आज जो है विद्युत मोटर के बारे में पढ़ा था। यह ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस बार 100% एग्जाम में आएगा 3 नंबर का प्रश्न। इसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी टू, तो हमें यह बताना है क्या करता है। चलिए इसको हम एक ही लाइन में समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास में एक तो है प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और यहाँ पे है यांत्रिक ऊर्जा। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है विद्युत मोटर। कौन बदलती है? विद्युत मोटर बदलती है। इसका पूरा वीडियो डाला हुआ है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनित्र। क्या बदलता है? विद्युत जनित्र। यह ध्यान रखें, विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहां पर आप समझ गए होंगे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। जो हम जनरेटर काम में लाते हैं प्यारे बच्चों विवाह के दौरान, तो यह इसमें काम में आता है। यह आपका कंसेप्ट तैयार हो गया होगा। एक जो मेन फैक्ट याद ध्यान रखना, भारत के अंदर जो विद्युत आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है। आवृत्ति कितनी होती है इसकी? 50 हर्ट्ज की, और 220 वोल्टेज की होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर जो विद्युत सप्लाई होती है उसके 220 वोल्ट होते हैं तथा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के होते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अपने अब हमारे पास में प्रश्न है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन? तो यहाँ पर सीधा सीधा शब्दों में है, जो बच्चों ने पढ़ रखा है नोट्स के रूप में, या जो न्यू कंसेप्ट क्लासेज जिन्होंने देखा है, तो पहले ही कहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है अवक्षेप का निर्माण, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच द प्रिसिपिटेट इज फाउंड दैट इज नोन एज ए प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, यानी इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप प्यारे बच्चों अविलेय पदार्थ होता है। क्या होता है? इनसोल्यूबल जो हैं वो हमारे पास में मेटीरियल होता है। और अब हम जानते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो समझ गए होंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया है। और अवक्षेप अविलेय पदार्थ होता है जो विलयन में नीचे की ओर बैठता है। चलिए इसका हम उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने देखा था Na2SO4 को जब BaCl2 में मिलाते हैं, यानी सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास में NaCl बनता है 2 और बनता है BaSO4। यहाँ अर्थात हम कह सकते हैं बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। ये एक प्रकार से अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे अवक्षेप का निर्माण किस प्रकार से होता है, क्या होता है। चलिए अगली हम रिएक्शन की ओर चलते हैं, और अगले दूसरा प्रश्न जो एक एक नंबर का है। इसी प्रकार न्यू कंसेप्ट क्लासेज तमाम प्रश्न आपके पास में फैक्ट लाएगा, और 2020 से लेकर जो 22 तक प्रश्न आए हैं उन्हीं को भी लेके आएगा, जिससे प्यारे बच्चों आपके मार्क्स में बहुत ही ग्रोथ होगी। तो इससे यदि आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और आगे भी शेयर करें, और लाइक भी करें, और कमेंट भी जरूर लिखें कि आपकी क्या समस्या आ रही है। जितना आप लाइक करते हो तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज का उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उदासीन विलयन के पीएच का मान क्या है? देखिए यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से हैं। तो राइट द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले तो हमें देखना है प्यारे बच्चों उदासीन विलयन का पीएच। चलिए हम इसके बारे में एक स्केल लेके आते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल होती है, ये किसने बनाई थी प्यारे बच्चों? ये सोरेंस ने बनाई थी। यहाँ पर H+ की सांद्रता है। और पूरा का पूरा यदि आपको इसके बारे में समझना है, न्यू कंसेप्ट क्लासेज टेंशन न ले। जो आपके एग्जाम है बोर्ड के वार्षिक के, उससे पहले आपका पूरा सिलेबस विज्ञान का करा दिया जाएगा न्यू कंसेप्ट के माध्यम से। यहाँ है OH- आयन की सांद्रता। पीएच स्केल में मान होते हैं 0 से 14 तक, और यहाँ पे मान है बीचों बीच 7। ध्यान रखें 0 से जो वैल्यू 7 तक आएगी, 7 तक पूरा 7 नहीं आएगा, 0 से लेके 6.999,
तो यह विलयन क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय। और जो 7.001 से लेकर 14 तक यदि विलयन का पीएच आता है तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? क्षारीय कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षारीय। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यदि हम यहाँ पे चर्चा करें उदासीन विलयन के बारे में, तो यहाँ अभी हमने ये स्केल बनाई, तो यहाँ अम्लीय और क्षारीय देखिए 0, 7 और 14। पहले मुझे बताओ बच्चों, अम्ल एक में लिखता हूं, एक क्षार लिखता हूं, ए पहले आया या क्षय? आप कहोगे सर ए पहले आता है, तो 0 से 6.99 तक जो वैल्यू होती है वो विलयन अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच 7 होता है वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच 7.001 से 14 तक होता है वो क्षारीय होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल के बारे में चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी किताब के अनुसार है जठर रस, यानी पेप्टिक जो जठर रस हैं जो हैं, इनके बारे में इसका पीएच होता है प्यारी बच्चों 1.2। ये इन्हीं पीएच में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव जो रक्त है यानी मानव का जो ब्लड है उसका पीएच होता है 60.4, ये होता है। और फिर हम कहें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच होता है प्यारे बच्चों 10। बहुत ही महत्वपूर्ण पीएच है। इनसे अलावा एग्जामिनर कोई भी पीएच का मान आपको नहीं पूछेगा। और फिर है अशुद्ध जल, क्या होता है प्यारे बच्चों? अशुद्ध जल, इसके पीएच का मान होता है प्यारे बच्चों 7। अर्थात अशुद्ध जल का पीएच 7 है तो वह विलयन क्या होगा? उदासीन। तो ध्यान रखें, उदासीन विलयन ऐसे विलयन जिसके पीएच का मान 7 होता है वो उदासीन होता है, और वो एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? अशुद्ध जल होगा। तो यहाँ आप समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट, एक प्यारे बच्चों यहाँ पे शब्द है पीएच, तो इन्होंने इसमें थोड़ा मिसप्रिंट टाइप के अंदर लिख दिया है, पी छोटा आता है, एच बड़ा आता है। पी दर्शाता है पुषांश को। किसको दर्शाता है? पुषांश को। यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसे अंग्रेजी में प्यारे बच्चों पावर कहते हैं, और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। चलिए आप भी बोर होते हो गए होंगे, लेकिन ध्यान रखें इस वीडियो को आप मन से देखें, स्किप न करें, क्योंकि यदि आप स्किप करके देखते हैं तो आपके कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, जिससे आपको एग्जाम में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है। चलिए आज जो आप हैं 15 मिनट 20 मिनट और देते रहें, जिससे यदि आप 20-30 मिनट देंगे तो आपके साल में आपने यदि कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आपको न्यू कंसेप्ट क्लासेज फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा मार्क्स इस मॉडल पेपर के थ्रू दिलाने का प्रयास करेगा। पर्सन वही आएंगे जो यहाँ पर इस मॉडल पेपर की सहायता से हम पूरा इनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर होता जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर आपने देख लिया कि पी किसको दर्शाता है? पुषांश को, जिसे अंग्रेजी में पावर और हिंदी में शक्ति कहते हैं। एच किसको दर्शाता है? एच दर्शाता है प्यारे बच्चों H+ आयन की सांद्रता को, अर्थात हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। अब हमें कहता है पीएच कहते किसे हैं? पीएच होता है -log H+ आयन, यह है, ध्यान रखें। तो चलिए इसकी परिभाषा, अपना पेन और कॉफी उठाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। पीएच बराबर -log H+। पहले मैं बता दूं H+ को कहा जाता है, ये जो ब्रैकेट है ये सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है ब्रैकेट, अर्थात H+ आयन की सांद्रता, log का मतलब लोगरिथम यानी लघु गुणक, माइनस माइनस होता है, तो परिभाषा यहाँ से चलेगी। हाइड्रोजन परिभाषा लिखें, पीएच बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम के मान को पीएच कहते हैं। तो यहाँ पे समझ गए कि ऋणात्मक लोगरिथम जो होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लोगरिथम के मान को पीएच कहते हैं। पीएच स्केल क्या होती है? वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच ज्ञात किया जाता है, अर्थात विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, वह स्केल पीएच स्केल कहलाती है। चलिए ये कंसेप्ट देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न था, इसके थ्रू हमने 3-4 प्रश्नों को भी लपेटे में ले लिया। और इसी प्रकार मिश्र धातु के 2 उदाहरण लिखे, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एलओई। चलिए मिश्र धातु का उदाहरण, सबसे पहला पीतल, ये पूछा जा सकता है पीतल में कौन कौन से होते हैं? मिश्र धातु में आता है, पीतल में होता है प्यारे बच्चों कॉपर और जिंक, यह है। यानी मिश्र धातु कहते किसे हैं? जब किसी 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो बनने वाली धातुओं को मिश्र धातु कहा जाता है। एक पीतल हो गई, एक होता है प्यारी बच्चों नाइक्रोम, यह ध्यान रखें, नाइक्रोम। देखिए नाइक्रोम किसका बना होता है? नाइ का मतलब क्या होता है? निकिल। ई का मतलब क्या होता है? हम कहेंगे यहाँ पे ई का मतलब होता है Fe यानी आयरन।
आयरन से ई लिया गया है, कोक का मतलब होता है क्रोमियम, क्रोमियम, मैग का मतलब होता है मैग्नीज। तो बताइए नाइक्रोम में आपको रटने की कहाँ ज़रूरत है, जब ये नाम ही आपको बता रहे हैं निकिल, आयरन, क्रोमियम और मैग्नीज, इन मिश्र धातुओं से नाइक्रोम बनता है। नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर में जो तार होते हैं उनमें नाइक्रोम का प्रयोग होता है। चलिए यहाँ पर मान लीजिए ये इतना बड़ा आपको प्रश्न याद नहीं होता, यदि ये याद होता तो पूरी साल क्लास ले लेते आप और अच्छे मार्क्स की ओर बढ़ते। लेकिन न्यू कंसेप्ट क्लासेज आपको और लैंग्वेज में सरल भाषा में दे रहा है कांशा। का मतलब हो गया कॉपर, शा का मतलब हो गया एसन। भैया इसको तो आप याद कर लो, कॉपर और एसन दो आपको याद हो गई। चलिए मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, यहाँ पर एक प्रश्न है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। चलिए इसके प्रश्न को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेथोन, मेथेन यानी ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथोन। सबसे पहले तो ये बताइए ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी किसने, ये दी थी लेविस ने, हिंदी में इसको कहते हैं लुईस भैया ने, लुईस ने यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती क्या है, ये लुईस भाई साहब ये कह रहे हैं किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा दर्शाना ही उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। तो यहाँ पर यदि मुझे कहे सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, तो यहाँ पे ये है Na लिखा के एक मिंडी ऊपर लगा देंगे हम, तो ये बन गई। मैग्नीशियम का पूछिए आपको, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282, तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम लगा के 2 मिंडी यहाँ पे लगा दो, ये मैग्नीशियम की। अब यहाँ प्रश्न में किसकी पूछी है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए मेथेन का सूत्र होता है ये प्यारे बच्चों इस प्रकार से H और H, यहाँ पे इस प्रकार से हम कह सकते हैं H और H होता है। चलिए इसको हम इधर ले लेते हैं H H H और H, यहाँ पे यह इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 2, तो यह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हम क्या करेंगे शो करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर यह संरचना आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको हम आसान रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप कार्बन बनाइए, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो ये 1 2 3 4। इधर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए 1 2 3 और यहाँ पे आपने लगा दिया यहाँ पे 4। इसके सीधे में लगाना है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा देना, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 ही होता है। तो इस प्रकार से आपकी ये क्या बन गई, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गई। और यदि हमें कहा जाए मेथेन की संरचना क्या होती है, तो मेथेन की संरचना होती है भैया इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से यह मेथेन की संरचना है और यह मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। तो यहाँ पर ये जो एक मैंने लिखा था इस प्रकार से 2 मिंडी लगा के ये करता है एकल सहसंयोजक बंध, यानी हम कह सकते हैं एकल सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की, यानी हम कहें एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना हुआ बंध एकल सहसंयोजक बंध है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना हुआ बंध द्विसहसंयोजक बंध है। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बना हुआ बंध त्रिसहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से, युग्म की साझेदारी से, और कार्बन हमेशा सहसंयोजक बंध बनाता है। चलिए ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मेडलिप की आवर्त सारणी की कोई एक कमियां लिखिए। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ मेडलिप की आवर्त सारणी के बारे में, कमियों के बारे में हम देखते हैं क्या कमियां हैं मेडलिप की आवर्त सारणी की। तो यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान रखना, किसी ने भी आवर्त सारणी क्यों न दी गई हो उनमें 2 कमियां पक्की है। एक तो हाइड्रोजन भाई साहब हैं वो आवर्त सारणी के आवारा तत्व हैं, इनको सही स्थान नहीं मिला, यानी चाहे मेडलिप की आवर्त सारणी हो चाहे आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की हो, तो पहली कमी तो सब में है, क्योंकि हम तारीफ किसी की देखेंगे नहीं, बस इसकी कमियां देखेंगे। यही आरबीएससी ने काम कर दिया, उठा के कमी ठोक दी, मेडलिप की आवर्त सारणी की कोई विशेषता नहीं पूछी। देखिए गिवन द लिमिटेशन ऑफ मेडलिप ऑफ पीरियडिक टेबल, यहाँ पर सबसे पहला तो कोई भी आपको पूछा जाए क्या कमियां हैं किसी भी आवर्त सारणी में, तो ध्यान रखें पहली कमी है
हाइड्रोजन परमाणु को आवर्त सारणी में सही स्थान नहीं मिला, इस बेचारे को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। नंबर दूसरी जो कमी है वो यह है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया, यानी यहाँ जो एक नाम ध्यान रखना, लेंथेनोइड इसको संकेत में एलन कहते हैं, Ln, व एक्टेनोइड इनको आवर्त सारणी में क्या है, अलग से स्थान दिया गया। ये दो कमियां थी बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका कोई आज तक संशोधन नहीं कर सका। चलिए आवर्त सारणी के बारे में देखते हैं। आवर्त सारणी है क्या? आवर्त सारणी प्यारी बच्चों एक रेल का डब्बा है। क्या है? एक रेल का डब्बा है। इस प्रकार से ये रेल का डब्बा है और यहाँ पर हम कहेंगे यह है क्या, तो देखिए यहाँ पर इसके 3 डिवाइडेशन पार्ट हैं। यहाँ पे S हैं, यहाँ पे P हैं, यहाँ पे D हैं और यहाँ F है। यहाँ इसको समझते हैं। एस आवर्त सारणी के 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक। यानी सुरेश पारिक हैं, वो अपनी डार्लिंग को बीच में बिठा के रखा है। बिल्कुल इस समय तो डार्लिंगों को बीच में ही बिठा के रखते हैं, क्योंकि क्या है कि सुरेश पारिक हैं, उनके पास में पैसे बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी डार्लिंग को घुमाने ले जा रहा है, तो क्या करेगा वो क्या है कि बीच में बैठा कर ले जाएगा। तो हम कह सकते हैं S ब्लॉक इधर आएगा बाईं तरफ, P ब्लॉक दाईं तरफ, D मध्य में आता है और जो ट्रक है ना, ट्रकड़ा, वो इस रोड पे क्या कर रहा है बच्चों, फास्ट दौड़ रहा है। फास्ट का मतलब हम कहेंगे F ब्लॉक। F ब्लॉक में इसी में ही तो लेंथेनाइड एक्टेनोइड आते हैं, तो लेंथेनाइड और एक्टेनोइड को यानी आवर्त सारणी में अलग से स्थान दिया गया। अब हाइड्रोजन परमाणु को कोई स्थान यानी सही तरीके से स्थान नहीं दे पाए, यह थी आवर्त सारणी। अब एक प्रश्न यहाँ आ सकता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर थी? परमाणु द्रव्यमान पर। इन्होंने क्या कहा था, जब किसी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित समय अंतराल बाद उनके भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये किसने कहा? मेंडलीव ने। फिर आती है एक आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की। ध्यान रखें ये मोज लेते थे, तो इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हुआ था केमिस्ट्री का, मेंडलीव असफल हो गए थे, तो कहा कि भैया इनमें कुछ हमारी खामियां नज़र आ रही है कि पोटेशियम पहले आ रहा है, कैल्शियम बाद में आ रहा है, तो इनमें मेंडलीव जो आवर्त सारणी में यदि कोई सही विशेषता बताएगा उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मोजले थे, ये वहाँ पे आए, इन्होंने कहा एक काम कर दीजिए आप, मेंडलीव ने बताया था परमाणु द्रव्यमान, तो कहा भैया आप क्या बताओगे? कहा बताना क्या है भैया, इन्हीं से ही काम चला लेंगे, हम तो दै का मतलब दारूड़ी होती है, तो दारू को हम हटा देंगे। तो कहा आप करोगे क्या? कहा हम तो कुरकुरा खाएंगे। तो मेंडलीव जो मोजले था वो कुरकुरे तो का पसंदीदा ही था, तो इसने क्या किया, इसने परमाणु क्रमांक को अपना स्थान बनाया। क्या बनाया? परमाणु क्रमांक। ध्यान रखना मोजले की आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त सारणी ही परमाणु क्रमांक पर आधारित है, जबकि मेंडलीव क्या है, मेंडलीव किस पे थी? परमाणु द्रव्यमान पर। इसने बस वही बात कही, जब किसी तत्व को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित समय बाद तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है, यानी भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे मोजले का आधुनिक आवर्त कहते हैं। यानी जब तत्व को लिख लें आप इसको, यानी आधुनिक आवर्त नियम या मोजले का आवर्त नियम, मोजले का नियम, जब तत्व को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित समय बाद तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति होती है। यही आधुनिक आवर्त नियम है। जबकि मेंडलीव ने क्या कहा था, आपको सिर्फ परमाणु क्रमांक की जगह परमाणु द्रव्यमान सेट करना है। मेंडलीव के अनुसार जब तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है तो निश्चित समय बाद तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणों में पुनरावृत्ति होती है, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है। चलिए आज देखिए आवर्त सारणी ने कितने हमें प्रश्न हल करा दिए। मैंने कहा था ना न्यू कंसेप्ट क्लासेज इसी मॉडल पेपर को अपना हथियार और ढाल बनाकर आपके सामने पेश करेगा, जिससे प्यारे बच्चों यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे 100% 80 में से 60 नंबर टपका के ले आओगे, आराम से लेके आओगे। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शरीर संतुलन का
यानी शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी? बताइए, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सा भाग जो है वो करता है? देखिए यहाँ पर हमारी जो मस्तिष्क के भाग होते हैं वो होते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो अग्र मस्तिष्क में दो भाग आते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क का पूरा आपको टॉपिक दिया जाएगा, यानी मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है प्रमस्तिष्क, एक आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क यह आते हैं, और जो हैं इसके अंदर प्रमस्तिष्क में तो पांच आते हैं, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, जो है पेराइटल, एक तो होती है पेराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, इंसुला लोब। ये प्रमस्तिष्क याददाश्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? याददाश्त से। अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारे क्या करता है प्यारे बच्चों, इसका संबंध कान से होता है, और कान को यदि कोई पकड़ के खींचे तो शरीर का पूरा इम्बेलेंस हो जाता है। हम कहेंगे यह शरीर के संतुलन बनाने में सहायक होता है। तो ध्यान रखें, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग बनाता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क बनाता है। और प्रमस्तिष्क, यदि कहें कि एक व्यक्ति दुर्घटनावश उसने याददाश्त खो दी, बताइए मस्तिष्क का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया? तब हम कहेंगे प्रमस्तिष्क, उसका भाग क्या है? क्षतिग्रस्त हो गया। चलिए नर में पाई नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। नर में पाई जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम लिखिए। राइट वन ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन। बताइए प्यारे बच्चों, लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है जो नर में पाया जाता है? यानी नर में लैंगिक जो हार्मोन है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है, इसे हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है? नर में जो लैंगिक है, अर्थात जो प्राथमिक लैंगिक अंगों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है, यानी शुक्राणुओं के निर्माण में भी ये सहायक होता है। और आवाज़ का भारी होना, पुरुषों की आवाज़ भारी होती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, बगलों में बाल आना, इसी के ही लक्षण होते हैं लैंगिक हार्मोन के। चलिए विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का कार्य बताइए। राइट द यूजेज ऑफ वोल्टमीटर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बताइए, बिल्कुल देखिए प्रश्न आ रहा है, वोल्टमीटर का कार्य बताइए परिपथ में। वोल्टमीटर का काम है प्यारे बच्चों, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। किसका होता है? विभवांतर का। तो ध्यान रखें, वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापता है, इसे समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे अटैच किया जाता है, और यानी पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, और यह विभवांतर को नापता है। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं का चित्र बनाओ। बिल्कुल यहाँ पे देखिए ये प्रश्न, और इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कुछ ऐसे प्रश्न है जिसे डाउट हो रहा है कि ये लगातार क्या होंगे? रिवाइज होंगे। छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं का क्या बनाइए? चित्र बनाइए। तो यहाँ पे हमारे पास में, चलिए हम इसका चित्र बनाते हैं। ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। यह प्यारे बच्चों हमारे पास में एक चुंबक है जो कहीं से मैं लेके आया था, और इस चुंबक में उत्तरी ध्रुव से रेखाएं निकलती है। इस प्रकार से यह रेखाएं निकलेगी और यहाँ पे यह चलती जाती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र है। दंड छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाओं का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से जो हैं, यहाँ पर इस प्रकार से यह हमारे पास डायरेक्शन होगी, ये लो। अब देखिए इसकी विशेषता, चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये थोड़ी सी काट रही है, ये काटेगी नहीं प्यारे बच्चों, इसको अलग से बनाना। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को। चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से यह बाहर निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, यानी चुंबक के बाहर इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर होती है, तथा यानी चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है व दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, जबकि अंदर की ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में यही अंतर है प्यारे बच्चों। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है, क्लोज्ड सर्किट बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। यह अंतर इनमें होता है। जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण लिखिए। राइट द एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो चलिए इसको हम समझते हैं।
प्यारे बच्चों होता क्या है जीवाश्म ईंधन, यानी वह ईंधन जिनका निर्माण जीवों के अवशेष से होता है, जीवों के अवशेष से होता है, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। चलिए जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला व पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कुछ मात्रा में प्राकृतिक गैस भी प्राप्त होती है, तो यह उदाहरण होंगे कोयला व पेट्रोलियम। जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए यह कोई जीव मर जाता है, इसके ऊपर धीरे धीरे रेत की कोई परतें हैं वो चढ़ जाती है। अब बताओ आप ये नीचे हैं, आप यदि नीचे हैं सोए हुए हैं, आपके ऊपर रजाइयाँ बहुत सारी रख दी जाती है, तो बताओ आपके ऊपर दाब बढ़ेगा या कम होगा। तो आप कहोगे बढ़ेगा सर, तो बेचारे इस जीवाश्म पे भी क्या होगा, दाब बढ़ेगा, दाब उच्च है यानी हाई प्रेशर हो जाता है। अब देखिए जैसे ही हम अधिकांश आप देखते हो किसी गड्ढे में प्रवेश करते हो तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो हम कहेंगे यह गहराई में है तो उच्च ताप, उच्च ताप। और क्या इनको वायु मिलेगी, आप बताओ आपके ऊपर यदि 50 रजाइयाँ रख दे और पूरा मुंह ढक दे तो क्या आप मर नहीं जाओगे 10 मिनट बाद में, बिल्कुल। क्यों मरोगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी यानी वायु नहीं मिलेगी। तो हम कहते हैं उच्च दाब उच्च ताप वायु की अनुपस्थिति से जीवों के अवशेष से, यानी क्या होता है जो जीव हैं उनका किस में बदल जाता है, जीवाश्म का निर्माण होता है। जीवाश्म कहते हैं जीवों के अवशेष से, और जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला और पेट्रोलियम। यह प्रश्न आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओजोन परत का एक लाभ लिखिए, गिव एन एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। O3 होता है, ये क्या होता है, तत्व होता है, क्योंकि समान परमाणु का समूह है तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, तत्व है। चलिए हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है प्यारे बच्चों, ये जो परतें होती है ना वो इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से लेयर होती है। ये पहली वाली लेयर को शोभ मंडल, फिर ये हमारे पास में समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये 5 परतें होती है। पहली परत क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और यहाँ पे आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये जो समताप मंडल है इसमें ऊपर की तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। तो ध्यान रखें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, यानी मीजोमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मीजोमेर में पाई जाती है, यानी हम कह सकते हैं मीजोमेर में क्या, हम कह सकते हैं समताप मंडल में यह परत पाई जाती है जहाँ तापमान क्या होता है, समान होता है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ये करती क्या है, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसी लेयर बनाती है जिससे सूर्य से जो किरणें आती है प्यारे बच्चों हमारे पास में, इसमें यह परत यूवी को अवशोषित कर लेती है, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इनमें से ये सूर्य के आने वाले प्रकाश में से पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत है वो अवशोषित कर लेती है, हमारे पास नहीं पहुंच पाती। तो ओजोन परत का यह लाभ है, ये पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। इट एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज। अब क्या होता है, प्रश्न है ओजोन परत क्षय किसे कहते हैं, ये ध्यान रखें, ये भी इसमें प्रश्न घुमा के पूछ सकते हैं। ओजोन परत क्षय यानी डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ओजोन परत का नष्ट होना ओजोन अपक्षय कहलाता है, ओजोन क्षय कहलाता है। ओजोन परत का नष्ट होना ओजोन क्षय कहलाता है। जब ओजोन परत नष्ट हो जाएगी तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं उसमें यूवी रेज भी आएगी, जिससे हमारे क्या होगा प्यारे बच्चों, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्वचा का कैंसर, अर्थात टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हमें गर्मी लगेगी, हम खुजलाएंगे तो हमें वहाँ पे फुंसियाँ हो जाएगी, लाल हो जाएगी, जिसे त्वचा का कैंसर कहते हैं। दूसरा, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। और जैसे ही और हम पढ़ते जाएंगे तो ध्यान रखें ओजोन जो गैस होती है प्यारे बच्चों, ओजोन गैस नीले रंग की होती है, इसकी गंध है वो मछली के गंध के समान होती है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, इन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थम्स इंडिकेटेड विच द डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये अंगूठा है, ये मध्यमा है और ये मध्यमा और ये तर्जनी। पहले तो ये देखें ये तर्जनी है और ये हमारे पास में क्या है, मध्यमा है, और ये मेरे पास क्या है, अंगूठा है। बताओ
अंगूठा किसको दर्शाता है? हम कहते हैं ना, हम किसी को चिढ़ाते हैं तो उसको फोकट्या फोकट्या कहते हैं, अंगूठे से चिढ़ाते हैं तो एफ को बिल्कुल बल को दर्शाता है। अब बताओ, ये एक नंबर ए हैं, ये बी हैं, ये सी हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी दर्शाती है बच्चा बेचारा आई, तो आई किसको दर्शाएगा? आई मध्यमा को दर्शाता है, मध्यमा को आई दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की बी को, और अंगूठा एफ को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखें, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, यानी हम कह सकते हैं ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। इस प्रकार से एक दूसरे के, ये हमने अभी 2D डायग्राम बनाया है, तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, मान लीजिए 3D में बनाते हैं, तो ये होगा एक इसके सामने होगा, इस प्रकार से क्या होगा, इसके सामने की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लेमिंग ने कहा था हमारे वामहस्त नियम के अनुसार हमारे बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा अंगुली व अंगूठा तर्जनी व मध्यमा एक दूसरे के परस्पर लंबवत रहें। तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, व मध्यमा का विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। तो चलिए, आज आपने यहाँ पर प्यारे बच्चों जो एक एक नंबर के प्रश्न थे, इसकी सहायता से बहुत सारे प्रश्न हल कर लिए। कल हम खंड बी के अंदर नेक्स्ट लेकर आएंगे कि ये लोहे के जंग से बचने के कार्बन के 2 अप्रूप मिसाइल संरचना है। तमाम प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिससे न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आप 60 से ज़्यादा नंबर 80 में से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप वीडियो को देखते रहें और ध्यान रखें, वीडियो पूरा देखें, नोट्स बनाएं, कंसेप्ट इनको समझने का प्रयास करें, जिससे आपको बार बार किसी दूसरी किताब का कोई सहारा लेना नहीं पड़े। क्योंकि यदि एक बार आप न्यू कंसेप्ट क्लासेज से जुड़ चुके हैं तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज वादा करता है कि आपके साइंस में नंबर भी अच्छे आएंगे, नंबर के साथ साथ आपके तमाम जो पॉइंट और फैक्ट हैं वो भी आपके क्लियर होते जाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।